आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो किसी आम कहानी या किस्से जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे रहस्य की तरह है, एक ऐसी प्राचीन कोल्ड केस फाइल की तरह जो सदियों से दफन है। हम सब ने लंका के राजा रावण की कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज आज हम सिर्फ उन पौराणिक कथाओं की बात नहीं करेंगे। हम उन ऐतिहासिक साक्ष्यों, उन अजीबोगरीब भौगोलिक विसंगतियों और उस बेहद एडवांस विज्ञान की पड़ताल करेंगे जो आज भी श्रीलंका की जमीन के नीचे और वहां के प्राचीन ग्रंथों में छिपा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ सबसे पहला और सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है कि क्या लंका का वो महान राक्षस राजा वास्तव में प्राचीन विज्ञान का एक मास्टरमाइंड था? देखिए, अक्सर हम रावण को केवल रामायण के एक विलन के तौर पर देखते हैं, जो कि एक बहुत ही एक तरफा नजरिया है। लेकिन आज के हमारे जो स्रोत हैं, जो नई रिसर्च हैं, वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करते हैं। क्या हो अगर रावण वास्तव में एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी यानी एक पॉलीमैथ था, एक ऐसा इंसान जिसे रसायन शास्त्र, वास्तुकला और चिकित्सा का इतना गहरा ज्ञान था जिसकी आज हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसके सबूत आखिर क्या कहते हैं। और इसके सबूत हवाई बिल्कुल नहीं है। ये जानकारी शायद आपके सदियों पुराने नजरिए को पूरी तरह बदल दे। एक ग्रंथ है अर्क प्रकाश, संस्कृत का एक ऐसा प्राचीन दस्तावेज जिसे माना जाता है कि स्वयं रावण ने लिखा था। ये कोई मिथक नहीं है, ये डिस्टिलेशन यानी आसवन की कला, जड़ी बूटियों से असरदार औषधियां निकालने और खासतौर पर बाल चिकित्सा पर आधारित एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशनल टेक्स्ट है। ये वो प्रमाणिक साहित्य है जिसे आज भी हमारी आयुर्वेदिक परंपराओं में बहुत संभाल कर रखा गया है। और पता है सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? ये सिर्फ कोई धूल फाकता हुआ पुराना ग्रंथ नहीं है। आज का मॉडर्न साइंस, जी हां, आज के पीयर रिव्यूड जर्नल्स इस अर्क प्रकाश और रावण के फार्माकोलॉजी पर बाकायदा रिसर्च कर रहे हैं। वो इस बात को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे रावण ने पौधों की शक्ति यानी उनकी पोटेंसी को प्रिजर्व करने के लिए इतने एडवांस तरीके विकसित कर लिए थे। सोचिए, उस दौर में ऐसा कर पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर हम इस प्राचीन चिकित्सा प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझे तो ये किसी एडवांस्ड लेबोरेटरी जैसा ही लगता है। पहला स्टेप था भगवान शिव से हर्बल कीमिया यानी एल्केमी का वो दुर्लभ ज्ञान हासिल करना। उसके बाद डिस्टिलेशन के लिए विशेष तांबे के यंत्र डिजाइन करना जो बिल्कुल आज के लैब इक्विपमेंट्स की तरह काम करते थे। और फिर तीसरा स्टेप बच्चों के लिए बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड दवाएं बनाना जो शरीर में तुरंत असर कर सके। इसी एक्सपर्टीज की वजह से कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स तो रावण को दुनिया का पहला बाल रोग विशेषज्ञ या पीडियाट्रिशियन तक मानते हैं। खैर, ये तो बात हुई किताबों और मेडिसिन की। अब जरा उस वास्तुकला की तरफ चलते हैं जो रावण के उस भव्य साम्राज्य का जीता जागता सबूत है। 200 मीटर। बस एक पल के लिए रुकिए और इस विशालता की कल्पना कीजिए। डम्बुला, श्रीलंका में मौजूद सिगिरिया रॉक फोर्ट्रेस की ये एकदम खड़ी वर्टिकल ऊंचाई है 200 मीटर। आज के समय में भी सारी मॉडर्न मशीनों के साथ एक समतल चट्टान पर इतनी ऊंचाई तक कुछ बनाना एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। तो फिर जरा सोचिए, प्राचीन काल में इस नामुमकिन से दिखने वाली वास्तुकला को कैसे अंजाम दिया गया होगा। और ये सिगेरिया सिर्फ एक ऊंची चट्टान भर नहीं है। प्राचीन काल में इसे अल्कामांड पैलेस कहा जाता था, रावण का आकाशीय महल। इसके बिल्कुल टॉप पर आज भी प्रागैतिहासिक वास्तुकला के निशान मौजूद हैं। इसके एंट्रेंस पर काले पत्थरों से बना एक बेहद खौफनाक लायन गेट है। लेकिन जो चीज सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो है इसके ठीक नीचे चट्टानों को काटकर बनाया गया एक बहुत ही गहरा मानव निर्मित सुरंगों का नेटवर्क। ये सुरंगें मानो रावण के उस विशाल अंडरग्राउंड साम्राज्य की कहानियों को एकदम सच साबित करती हुई दिखती हैं। अब इन महलों और सुरंगों से निकलकर जरा वहां के पर्यावरण को देखते हैं जो अपने आप में एक और बड़ा रहस्य समेटे हुए है। उस संगोडा की इस लाल और एकदम बंजर जमीन को देखिए। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि हनुमान जी ने इस जगह को अपनी पूंछ से जला दिया था और उसी आग की वजह से ये जमीन हमेशा के लिए ऐसी हो गई। लेकिन जब हम इस जली हुई बिना किसी पेड़ पौधे वाली जमीन को विज्ञान के चश्मे से देखते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। यहां सच में कुछ भी नहीं उगता। जब वैज्ञानिकों ने उस सोंगोडा की मिट्टी की जियोकेमिस्ट्री को टेस्ट किया तो नतीजे दिमाग घुमा देने वाले थे। नॉर्मल मिट्टी की तुलना में यहां निकल और क्रोमियम का लेवल बहुत ज्यादा है। पर सबसे बड़ी मिस्ट्री तो इसके मैग्नेटिक गुण हैं। इसके NRM और SIRM वैल्यूज इतने ज्यादा हाई हैं कि वैज्ञानिक आज इन चट्टानों का इस्तेमाल, ध्यान से सुनिएगा, मंगल ग्रह यानी मार्शियन उल्का पिंडों की मैग्नेटिक विसंगतियों को समझने के लिए एक एनालॉग के रूप में कर रहे हैं।
ये सीधा सीधा साबित करता है कि उन अलौकिक मिथकों के पीछे एक बहुत ही सॉलिड हार्ड जियोकेमिस्ट्री काम कर रही है। चलिए, जमीन और मिट्टी के रहस्यों से अब ब्रह्मांडीय ध्वनियों यानी साउंड की तरफ चलते हैं, जहां विज्ञान और अध्यात्म आपस में टकराते हैं। 136.1 हर्ट्ज, इस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को अच्छे से याद रखिएगा। ये कोई रैंडम या आम ध्वनि नहीं है। इसे ब्रह्मांडीय कंपन यानी ओम की एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी माना जाता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र का जब बिल्कुल सटीक उच्चारण किया जाता है ना, तो वो ठीक यही 136.1 हर्ट्ज की कॉस्मिक वाइब्रेशन पैदा करता है। यहां अगर हम एक तुलना करें तो चीजें और साफ हो जाएंगी। एक तरफ हमारे पास प्राचीन संस्कृत के मंत्र हैं जो मूल रूप से शरीर और वातावरण में खास वाइब्रेशन पैदा करते हैं, और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न साइमैटिक्स विज्ञान जो ध्वनि तरंगों को देखने और समझने की स्टडी है। आज का विज्ञान आखिरकार ये मान रहा है कि साउंड से सिर्फ आवाज नहीं आती, बल्कि वो भौतिक पदार्थों और ज्योमेट्री को बदल सकता है। और ऐसा लगता है कि प्राचीन भारत के लोग और खास तौर पर रावण इस बात को हजारों साल पहले ही डिकोड कर चुके थे। शिव तांडव स्तोत्र की हर एक लाइन में ठीक 16 शब्दांश यानी सिलेबल्स हैं। ये कोई साधारण कविता नहीं है, ये एक एकदम परफेक्ट एकॉस्टिक ज्योमेट्री है। रावण ने इस पूरे स्ट्रक्चर को इस तरह से इंजीनियर किया था ताकि इसके वाइब्रेशन से फिजिकल स्टेट्स और मैटर में बदलाव लाया जा सके। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी, ये साउंड वेव्स के जरिए मैटर को कंट्रोल करने का एक बेहद एडवांस्ड विज्ञान था। और अब हम उस रहस्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और शायद सबसे खौफनाक हिस्सा है। 25,000 साल। इस विशाल नंबर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये कोई हवा में लगाया गया अंदाजा नहीं है। रिसर्चर्स ने इस गुफा के अंदर मौजूद स्टेलेग्माइट्स और स्टेलेक्टाइट्स का जब साइंटिफिक एनालिसिस किया तो उनकी कार्बन डेटिंग ये बताती है कि जमीन के नीचे मौजूद ये रहस्यमयी गुफा पिछले हिमयुग यानी करीब 25,000 साल पहले बनी थी। जरा उस जगह की इमेजिनेशन कीजिए। 8,000 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ एक बेहद घना और दुर्गम जंगल। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके अंदर 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा एक विशाल पत्थर का ताबूत रखा है। कहा जाता है कि इस ताबूत के अंदर जो शरीर है उस पर एक बेहद सीक्रेट औषधीय लेप लगाया गया है जिसने उसे आज तक सुरक्षित रखा है। और सबसे डरावनी बात, इस अनवेरिफाइड मकबरे की सुरक्षा आज भी बहुत ही अग्रेसिव नागपुल के लोग और खतरनाक जहरीले सांप कर रहे हैं जो किसी को वहां फटकने नहीं देते। इसे आप सस्पेंडेड एनिमेशन की स्टेट कह सकते हैं, यानी जीवन को एक रुकी हुई अवस्था में होल्ड कर देना। वहां के स्थानीय लोगों और नागकुल का आज भी यही अटूट विश्वास है कि 10 सिरों वाला वो राजा वास्तव में कभी मरा ही नहीं था। उनके मुताबिक रावण को उसके अनुयायियों ने एक रासायनिक रूप से संरक्षित अवस्था, एक स्टेसिस में रख दिया था। और ये मान्यता ना विज्ञान और मिथक के बीच की लाइन को बहुत ही बारीक कर देती है। इस पूरे सफर के अंत में ये एक बात दिमाग में अटक कर रह जाती है। ऐसा माना जाता है कि रावण एक दिन फिर से जीवित हो जाएगा, जो मिथक और हमारे खोए हुए इतिहास के बीच की रेखा को पूरी तरह धुंधला कर देता है। रावण की वो साइंटिफिक नॉलेज, उत्संगोड़ा की मैग्नेटिक विसंगतियां और रागाला की वो रहस्यमयी गुफा, ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में श्रीलंका के उन ऊंचे पहाड़ों के नीचे कुछ ऐसा सो रहा है जो हमारे आज के साइंस से भी परे है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको लंबे समय तक बेचैन रखेगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।